हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस। तो आप जो लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस समय आ चुके हैं क्लास में, वो लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास। इसमें आपको हम लगातार करवा रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और उम्मीद है कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है अब तक आपने सेशन को शेयर कर दिया होगा। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना। आपको बताना है क्या हो जाएगा। भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना। पहला ऑप्शन है दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, दूसरा है विपरीतार्थक संकल्पनाएं हैं, तीसरा है भाषा का भाग नहीं है, चौथा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बताइए भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस लगातार हो रही हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आपको यहीं से क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी हो, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो और चाहे आपकी सोशल साइंस की हो, हर प्रकार की क्लासें आपके लिए करवाई जा रही हैं। लगातार हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे सेशन को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएँ हैं। क्या हैं? दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएँ हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग करना एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए, अब आपको ऑप्शन देखने हैं, पठन क्रिया को मजबूत करने का साधन है, दूसरा है पठन क्रिया बाधित हो जाएगी, तीसरा है श्रवण कौशल पर प्रभाव पड़ेगा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि उच्च स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास है तो दूरदर्शन का प्रयोग करना एक शिक्षक की दृष्टि से उनके लिए कैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर और 30 के 30 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लगातार बने रहिए। हो सकता है कि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आज की क्लास यहीं से डायरेक्ट देखने को मिल जाए, बिल्कुल इसी भाषा में देखने को मिल जाए जो क्वेश्चन आपको आज करवाए जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, पठन क्रिया को मजबूत करने का साधन है। क्या है? पठन क्रिया को मजबूत करने का साधन दूरदर्शन का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण की कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप बताइए कि भाषा शिक्षण की कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते समय एक शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वाद विवाद का विषय विद्यार्थियों के अनुकूल हो, दूसरा है वाद विवाद से एक विद्यार्थी के द्वारा दूसरे विद्यार्थी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं पनपनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद के विषय की जानकारी विद्यार्थियों को पहले ही दे देनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है ये उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते समय एक शिक्षक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी जो हैं ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इन सभी बातों पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप एक शिक्षक हो जाएंगे तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में अनुसंधान का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदी भाषा में अनुसंधान का क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है ज्ञान को बाधित किया जाता है, दूसरा है ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान को अव्यवस्थित कर दिया जाता है, चौथा ऑप्शन है ज्ञान को श्रव्य दृश्य सामग्रियों पर आधारित कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा में अनुसंधान का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है। क्या करते हैं? ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं आया है, कट गया एडिट करते समय। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। आपको बताना है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थी का आंतरिक विकास करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी को ज्ञान देना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी को रोजगार योग्य बनाना। जितने भी साथी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार सभी के पास में शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लेंगे क्लास के अंदर। उसके बाद में हम अपनी क्लास को लगातार जारी रख रहे हैं आपके लिए और
जो लोग हमारे साथ में बने हुए अंतिम तक बने रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। क्या होता है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुकरण व अध्यापन की गति निर्भर करती है। आपको बताना है कि अनुकरण व अध्यापन की गति किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा पर, दूसरा है अनुकरण करने वाले की रुचि पर, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण करने वाले की प्रेरणा पर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बताइए आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा पर, दूसरा है अनुकरण करने वालों की रुचि पर, तीसरा है अनुकरण करने वालों की प्रेरणा पर, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधिगम की विधि आपको बताना है। इनमें से अधिगम की कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है प्रयोग करके सीखना, दूसरा है अवलोकन विधि, तीसरा है अधिगम व सामूहिक विधि, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए निम्नलिखित में अधिगम की विधि है, आपको बताना है कौन सी विधि अधिगम की है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इनमें से कौन सी विधि अधिगम की विधि है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग करके सीखना, अवलोकन और अधिगम व सामूहिक विधि। ये तीनों की तीनों कैसी हैं? अधिगम की ही विधि है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है। आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावित प्रतीत होती है। पहला ऑप्शन है उसकी अभिव्यक्ति, दूसरा है उसका पूर्ण व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन है उसकी भाषा, चौथा है उसकी रुचि। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावित करती है या फिर प्रभावी प्रतीत होती है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उसका पूर्ण व्यक्तित्व जो है वो प्रभावी प्रतीत होता है या फिर होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता नाम की छात्र पुष्प को पुल्प या फिर पुलप कहती है। इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा। आपको बताना है कि एक लड़की है उच्च प्राथमिक स्तर पर जिसका नाम कविता है, वह पुष्प को पुल्प कहती है। इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा। उसमें श्रवण शक्ति का अभाव होना या फिर उचित वातावरण का अभाव होना, तीसरा है मातृभाषा का प्रभाव होना, चौथा है वह बोलने में लापरवाही बरतती है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मातृभाषा का प्रभाव होना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है। पहला ऑप्शन है परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत, दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाला समय, तीसरा ऑप्शन है विविध भाषा प्रयोग और चौथा ऑप्शन है कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कीजिए। देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के भाषा में योगदान दिया जा सकता है। इससे ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में विद्यार्थी बड़ों का आदर नहीं करते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो बड़ों का आदर नहीं करते हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों में आदर की भावना का विकास करने के लिए क्या करेंगे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आदर सम्मान के महत्व को बताना चाहिए, दूसरा है विद्यालय में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए ताकि
विद्यार्थी कुछ अनुकरण कर सकें। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक को स्वयं अपनों से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस आचरण को अपनाएं। और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों को पूर्ण जिम्मेदारी दे देना। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए। जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए कई सारी क्लासें रोज़ आपके लिए लगातार नियमित रूप से दी जा रही हैं आपको, जिनमें आपको प्रैक्टिस क्लासें 3 से 4 रोज़ करवाए जा रहे हैं। और आज से आपको ईवीएस की थ्योरी क्लास शाम 6 बजे करवाई जा रही है, जो वो आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी जब तक आपके सारे चैप्टर ख़त्म नहीं हो जा रहे ईवीएस के। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, अध्यापक को स्वयं अपनों से बड़े के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका आचरण अपनाएं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है विद्यार्थियों द्वारा भाषा कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय है। आपको बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा भाषा की कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय क्या है। पहला है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, दूसरा है विद्यार्थियों की पाठ्य संबंधित पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी का जोड़ना, तीसरा है विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सहायता करना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी देना। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा भाषा कक्षा में पाठ का अध्यापन करवाने का आशय क्या हो जाएगा। लगातार बने रहिए क्लास में, अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आज हम लाए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर किया कीजिए, आंसर करने में कोई पैसा नहीं पड़ रहे हैं। सभी लोग आंसर किया कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए सभी लोग एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की पाठ्य संबंधित पूर्व जानकारी में नवीन जानकारी का जोड़ना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद निम्न है। कौन सा भेद है मूल्यांकन व जांच में। पहला ऑप्शन है परीक्षा एकांकी होती है जबकि मूल्यांकन बहुमुखी होता है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा का मूलाधार मापन है। तीसरा ऑप्शन है मापन में मूल अंकों पर और मूल्यांकन में उपलब्ध के गुणों पर बल दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन व जांच में भेद कौन सा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर कीजिए सभी लोग। इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा एकांकीय होती है जबकि मूल्यांकन बहुमुखी होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है परीक्षा का मूलाधार मापन है, ये भी सही है। मापन में मूल अंकों पर और मूल्यांकन में उपलब्ध के गुणों पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तर पर भाषा तक सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब। आपको बताना है कि उच्च स्तर पर भाषा तब सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च स्तर पर भाषा तब सबसे सरल रूप में अध्ययन की जा सकती है जब। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो। क्या हो, भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो, तभी उच्च स्तर पर भाषा का सबसे सरल रूप में अध्ययन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में विद्यार्थी तभी शांति बनाए रख सकते हैं जब अध्यापक और विद्यार्थी में परस्पर सहयोग हो। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक द्वारा रचनात्मक कार्य करवाए जाएं। तीसरा है अध्यापक द्वारा कठोर अनुशासन विद्यार्थी पर लागू किए जाएं। और चौथा है केवल मात्र प्रधानाचार्य का सहयोग हो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा। केवल मात्र सिर्फ ये सब आ जाए गलत हो जाएगा, कठोर आ जाए गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अब दो में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक और विद्यार्थी में परस्पर सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे देखते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी का लक्षण क्या है? आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी का लक्षण इनमें से कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से विचार करता है। दूसरा है वह जो रटने की क्षमता अधिक रखता है। तीसरा है वह जो बड़ों का आदर नहीं करता हो। चौथा ऑप्शन है वह जो अच्छे कपड़े पहनता हो। तो आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी का कौन सा लक्षण होना चाहिए या फिर कौन सा लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। बताइए कौन सा लक्षण सही हो जाएगा। इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? वह जो अमूर्त रूप से विचार करता हो। यह एक बुद्धिमान लक्षण विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठता का कार्य है। आपको बताना है कि भाषा की शिक्षा में वस्तुनिष्ठता का कार्य है। पहला है अध्यापन कार्य में सह सामग्री प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थी में उदारता का समावेश करना। तीसरा है प्रधानाचार्य को शिक्षण की प्रणाली के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना। और चौथा ऑप्शन है शब्दार्थ, व्याकरण, अक्षर विन्यास और पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री की जांच करना। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको हो सकता है एग्जाम में भी देखने को मिले। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? शब्दार्थ, व्याकरण, अक्षर विन्यास और पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री की जांच। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिए और सारे के सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को संकेत करती है। आपको बताना है कि भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को किस प्रकार का संकेत करती है। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर। दूसरा है पाठ्यक्रम अध्ययन में त्रुटियों की ओर। तीसरा है समयानुसार पाठ न करने की ओर। और चौथा है व्याकरण में होने वाली त्रुटि की ओर। तो आप बताइए कि भाषा में प्रयोग की असफलता एक शिक्षक को किस प्रकार का संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसमें? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थी के लिए हिंदी भाषा के विषय को अच्छे प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है। इसका आंसर कीजिए कि अच्छे प्रकार से समझने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श करवाना। दूसरा है विद्यार्थियों को सदैव खेलने भेज देना। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक के विषय के प्रति अधिक जानकारी होना। और चौथा है अध्यापक द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री। तो बताइए कि भाषा के क्षेत्र में विद्यार्थी के लिए हिंदी भाषा के विषय को अच्छे प्रकार से समझने के लिए क्या आवश्यक है। आंसर कीजिए। आप लोग देख रहे होंगे स्वयं कि आज कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। कोशिश कीजिए एक बार सही आंसर करने की सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बीच दिए गए विषय पर विचार विमर्श करवाना। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर में प्रायः संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए। तो इसका आंसर कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है मातृभाषा, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रायः संप्रेषण का माध्यम इनमें से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर कीजिए और आप लोग अंतिम तक क्लास में बने रहिए। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त बेहतरीन है आपके लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मातृभाषा। कौन सा माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेडागॉजी का तात्पर्य क्या है। आपको बताना है कि पेडागॉजी का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों। तीसरा है शिक्षण कला, तीसरा है शिक्षण विज्ञान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए पेडागॉजी का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन देखिए कितने शानदार जानदार क्वेश्चन है आज की क्लास के। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पेडागॉजी का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है? शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों, यही इसका तात्पर्य होता है पेडागॉजी का। आप लोग इसको याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीकी का बहुत महत्व है क्योंकि।
अब आपको बताना है कि वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीकी का बहुत महत्व क्यों है। इससे समय की बचत नहीं होती है, दूसरा है इससे प्रभावी शिक्षण करने में सहायता मिलती है, और तीसरा ऑप्शन है इससे विद्यार्थी अधिगम नहीं कर पाता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए वर्तमान समय में भाषा शैक्षिक तकनीकी का बहुत महत्व क्यों है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर कीजिए। और जो साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, आज हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासें आ रही हैं सभी की सभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें आ रही हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं सभी की सभी क्लासें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इससे प्रभावी शिक्षण करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही आंसर है ये, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है श्याम पट के कार्य को अधिक प्रभावित बनाने हैं तो निम्न में से उपयोगी है। तो आप बताइए जो कार्य श्याम पट पे दिया जाता है उसको अधिक प्रभावित बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थी द्वारा श्याम पट पर प्रतिदिन अभ्यास कराना, दूसरा है श्याम पट कार्य को महत्व न देना, तीसरा है प्रधानाचार्य का श्याम पट पर कार्य करना, और चौथा है वैज्ञानिकों का उदाहरण देना। तो सभी लोग आंसर कीजिए कि श्याम पट के कार्य को अधिक प्रभावित बनाने हैं तो निम्न में से क्या उपयोगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार है, लाजवाब क्वेश्चन है आज के सारे। बने रहिए अंतिम तक क्लास में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? विद्यार्थी द्वारा श्याम पट पर प्रतिदिन अभ्यास कराना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनना किस कौशल से संबंधित है? आपको बताना है कि सुनना जो है वो किस कौशल से संबंधित हो जाएगा। मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, दूसरा है अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, तीसरा है भाषा के नियमों को पहचानने में सहायक है, चौथा है भाषा के निर्माण में सहायक नहीं है। तो बताइए कि सुनना किस कौशल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एक बार और हम करवा चुके हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा के निर्माण में सहायक नहीं है सुनना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सृजन का अर्थ क्या है? बताना है आपको। सृजन का अर्थ है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है व्याख्या करना, दूसरा है रचना या निर्माण करना, और तीसरा ऑप्शन है गूढ़ भाव प्रकट करना, और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्त करना। तो बताइए सृजन का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? रचना या निर्माण करना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था है। आपको बताना है कि लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी। अक्षर की रचना, पहला ऑप्शन क्या है? अक्षर रचना, दूसरा है लिखने की तैयारी, तीसरा है बातचीत करना, चौथा है आदर्श लिपि। तो बताइए लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? अक्षर की रचना लेखन शिक्षण की दूसरी अवस्था होती है अक्षर की रचना करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के आधुनिकतम युग में विद्यार्थियों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के विषय में जानकारी देना आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है, या फिर रूढ़िवादी है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन थे आज के हमारे इस क्लास में। बाकी के अभी 2 क्वेश्चन और शेष रह गए, क्योंकि आज की क्लास में हमने आपके लिए 30 क्वेश्चन लिए थे और 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। भाषा का अध्ययन, पहला ऑप्शन दिया है समस्त पाठचर्या की केवल मात्र एक हिस्सा है, दूसरा है समस्त पाठचर्या में व्याप्त होता है, तीसरा है जटिल प्रक्रिया है, चौथा है सरल व विशिष्ट प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि भाषा का अध्ययन क्या है। समस्त पाठचर्या की केवल मात्र एक हिस्सा है, दूसरा है समस्त पाठचर्या में व्याप्त होता है, तीसरा है जटिल प्रक्रिया है, चौथा है सरल व विशिष्ट प्रक्रिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? समस्त पाठचर्या में व्याप्त होता है
भाषा का अध्ययन जो है समस्त पाठचर्या में व्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिहीन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेल पद्धति द्वारा, दूसरा है दृश्य सामग्री द्वारा, तीसरा है संगीत द्वारा, चौथा है सामूहिक विधि द्वारा। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए कि दृष्टिहीन विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, सभी को बताना है। यह आज का अंतिम क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ब्रेल पद्धति के द्वारा दृष्टिहीन जो विद्यार्थी होते हैं या फिर शिक्षार्थी होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। अगर नहीं दिया है तो आप लोग CDP क्वीन हिमांशी मैम के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करना और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी की सारी PDF वहीं पर दे दी जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जितने लोग भी नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो हमारे साथी मित्र पुराने हैं वो लोग एक बार इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।